नमस्कार दोस्तों। सबरीमाला केस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है जो देश में हो रहा है। सबरीमाला केस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है और अलग अलग वकील आके अलग अलग दलीलें दे रहे हैं। इसमें सबका कुछ ना कुछ ओपिनियन है। महिलाओं का कहना कुछ और है, संगठनों का कहना कुछ और है, इंडिविजुअल्स के भी अपने ओपिनियन हैं और जो लॉर्ड अयप्पा के डिवोटीज हैं उनका कहना कुछ और है। तो दोस्तों बहुत सारे खेमे हैं जिनका अलग अलग ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है ये भी जानना और बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट सेक्शन में हमको जरूर लिखकर बताइएगा। बट उससे पहले इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि सबरीमाला केस का मुद्दा क्या है, कहां से शुरू हुआ था। एक तरह का क्रोनोलॉजिकल ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेंगे कि कितनी बार यह मुद्दा कोर्ट में गया है, किस कोर्ट में पहले गया था, क्या हाई कोर्ट में भी गया था या फिर सुप्रीम कोर्ट में सीधा आ गया था। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 क्या बोलते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने एक पीआईएल दायर की और अब वो क्यों क्वेश्चन में आ गई है। लोकस स्टैंडाई ऑफ पीआईएल को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है कि भाई आपका क्या बिगड़ रहा है, क्या आप भी लॉर्ड अयप्पा के डिवोटी हैं, क्या आप क्यों उनका ट्रेडिशन चेंज करवाना चाहते हैं। इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज, आप सबका स्वागत है श्री राम्स आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानने की जरूरत है सबरीमाला टेम्पल ये केरला में है, ठीक है। केरला में ये टेम्पल स्थित है और यहां पे लॉर्ड अयप्पा का आइडियल है। इस मंदिर के अंदर ट्रेडिशनली महिलाओं का जाना बैन है। 10 साल से लेकर तो 50 साल तक की महिलाएं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में रहती हैं अपने, उनका जाना इस टेंपल में और लॉर्ड अयप्पा का पूजा करना सब कुछ बैन है, ट्रेडिशनली बैन है। बिकॉज लॉर्ड अयप्पा इज कंसीडर्ड एंड बिलीव्ड टू बी अ सेलिब्रेट डेटी। और ये बहुत जगह होता है, ये हिंदुइज्म में भी नहीं, आपको कई दूसरी जगहों पर भी दिखेगा। वो सब मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। किस तरह से बोहरा समाज को भी सुप्रीम कोर्ट इस एम्बिट में लेकर आ गया है। एंट्री ऑफ मुस्लिम वुमेन इनटू मॉस्क्स, उस बात को भी इसमें लेकर आ गया है। वो सब के बारे में आप बात करेंगे। बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टेंपल कॉल्ड सबरीमाला टेंपल। यहाँ पे जो लॉर्ड अयप्पा हैं वो एक सेलिब्रेट डेटी हैं और 10 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं का इस टेंपल में जाना बैन है, ट्रेडिशनली बैन है। बट क्या है दोस्तों, देखिए लगातार कुछ ना कुछ महिलाएं वहां पर जाती रहती थी। कोई लीगल बैन तो नहीं है, ट्रेडिशनली रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसको लंबे समय से फॉलो किया जा रहा था। बट इट बिकेम अ सेंटर ऑफ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट इन इंडिया। और अब देखते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट सामने आया। 1991 में सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एस महेंद्रन। ही हैज फाइल्ड अ पिटिशन इन द केरला हाई कोर्ट एंड आस्किंग द हाई कोर्ट टू बैन द एंट्री ऑफ वुमेन इन द टेंपल। क्या करा हाई कोर्ट ने दोस्तों? हाई कोर्ट ने हैज अपहेल्डेड द रिस्ट्रिक्शन। 1965 के रूल्स हैं, केरला हिंदू टेंपल एंट्री रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री रूल्स कर कुछ रूल्स हैं 1965 के बने हुए। उसका जो सेक्शन नंबर 3 है उसके तहत एक प्रकार का बैन लगा हुआ था कि आप नहीं जाएंगी। 10 साल से 50 साल की अगर आप महिला हैं तो यू कैन नॉट एंटर द टेंपल। उस बैन को क्या करा दोस्तों? हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। तो एक पूरी तरह से लीगल बैन लग गया 10 से 50 साल तक की महिलाओं के लिए, दैट दे कैन नॉट एंटर द टेंपल। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? इट हैज एस्टेब्लिश्ड द रिलीजियस कस्टम। किस चीज को प्राथमिकता दी गई, प्रोमिनेंस दी गई कोर्ट द्वारा? दैट एवरी रिलीजन कैन मैनेज इट्स ओन अफेयर। अगर वो इक्वालिटी के भी अगेंस्ट जा रहे हैं कहीं ना कहीं तो इट इज ओके। देखिए जो सेक्युलरिज्म इंडिया फॉलो करता है उसमें प्रिंसिपल्ड इंटरवेंशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। प्रिंसिपल्ड इंटरवेंशन बाय द स्टेट। अगर हमें कोई सोशल रिफॉर्म करना है तो स्टेट क्या करता है कि रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करेगा और सोशल रिफॉर्म कर देगा। इसके काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं। सती प्रथा को खत्म करना, विडो रीमैरिज करवाना, चाइल्ड मैरिज जो होती हैं उस पर बैन कर देना, ये सब स्टेट ने किए हैं। इस पे लॉज भी बने हुए हैं भारत के अंदर।
ट्रिपल तलाक को बैन कर देना। अब देखिए ये सब रिलीजियस प्रैक्टिस थी, बट स्टेट हैज इंटरवीन्ड टू डू सम काइंड ऑफ सोशल रिफॉर्म। अब यहां पर भी बात यह है कि क्या स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखेंगे आगे क्या हुआ। तो दोस्तों ये 1990 और 91 का जो जजमेंट है ये लंबे समय तक स्टैंडिंग रहा, 2018 तक स्टैंडिंग रहा, बट बिफोर दैट इन 2006 the Indian Young Lawyer Association have filed a public interest litigation in Supreme Court saying that it is infringing the fundamental right, it is infringing the equality principle, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ जा रहा है, इक्वालिटी के खिलाफ जा रहा है। इसलिए मंदिर के अंदर, अयप्पा टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल के अंदर एंट्री विमेन की होनी चाहिए। यह पिटीशन दायर हुई, बट 2006 से लंबे समय तक चलती रही दोस्तों। 2017 में जब बात पहुंच गई तो 3 जजों की बेंच थी, उस 3 जजों की बेंच को बढ़ाकर 5 जजों की बेंच कर दिया गया। एंड फाइनली 2006 में जो पिटीशन फाइल हुई थी उस पर एक जजमेंट आया 2018 के अंदर, और 2018 के अंदर जो जजमेंट आया वो क्या बोलता है, इट हैज ओवरटर्न्ड द 1991 जजमेंट ऑफ द केरला हाई कोर्ट। उन्होंने बोला कि हां, बैनिंग द एंट्री ऑफ विमेन in the temple, in Sabrimala temple, is going against the constitutional morality, it is going against equality and we cannot allow that. इसके अलावा भी कुछ चीजें बोली, देखिएगा। Excluding women was unconstitutional, ये पहली बात। अयप्पा डिवोटीज आर नॉट सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन। देखिए ये बात को बहुत ध्यान रखना कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है। वी आर गोइंग टू कम ऑन दिस टर्म रिलीजियस डिनोमिनेशन, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी और अब जब उसकी दलीलें दी जा रही हैं, कोर्ट उसको लगातार सुन रहा है, उसमें ये रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात निकल कर आई है। और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू आपको बता दूं, अगर अयप्पा डिवोटीज आर डिक्लेयर्ड एज रिलीजियस डिनोमिनेशन और यह बात सिद्ध हो गई कि रिलीजियस डिनोमिनेशन में मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर, इन 3 के अलावा कोई दूसरा, तीसरा या चौथा सब्जेक्शन नहीं है, इक्वालिटी का सब्जेक्शन नहीं है, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट दे मे बैन द एंट्री ऑफ विमेन इनटू द टेंपल। बट इस पर बात करेंगे। अभी देखते हैं कि 2018 के जजमेंट में क्या कहा गया था। 18 के जजमेंट में कहा गया क्या, अगर आप विमेन को एक्सक्लूड कर रहे हो तो दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज गोइंग अगेंस्ट इक्वालिटी, इट इज गोइंग अगेंस्ट द रिलीजियस फ्रीडम। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 सारे के सारे वायलेट हो रहे हैं। अयप्पा डिवोटीज आर नॉट कंसिडर्ड टू बी रिलीजियस डिनोमिनेशन। आर्टिकल 26 के अंदर यह बात आती है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन के क्या राइट्स होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें यह भी समझाया गया है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन होते क्या हैं। वी विल अंडरस्टैंड इट। द प्रैक्टिस वाज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। दोस्तों एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है? किसी भी रिलीजन की कोर प्रैक्टिसेस को बोला जाता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। जो भारत में सेक्युलरिज्म फॉलो होता है उसमें स्टेट इन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करता है, बट जो कि सेक्युलर मैटर्स होते हैं रिलीजन के उसमें इंटरफेयर कर सकता है। एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, ट्रिपल तलाक का एग्जांपल हो, चाहे सती प्रथा बैन करने का एग्जांपल हो, चाहे विडो रीमैरिज का एग्जांपल हो, या फिर चाइल्ड मैरिज को बैन करने का एग्जांपल हो। तो दोस्तों रिलीजियस प्रैक्टिस, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होती हैं, जो कि कोर बनाती हैं किसी रिलीजन का, उसमें द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर। और इस प्रैक्टिस को क्या बोला गया जो टेंपल एंट्री करवा रहा था? द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स 2018 जजमेंट क्लियरली सेड दैट इट इज नॉट अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और द स्टेट कैन एक्चुअली इंटरफेयर। ठीक है दोस्तों, and it has interfered, it has overturned the 1990-1991 judgment. Okay, now article 25 protects women's right to worship. Only one judge, Indu Malhotra, went against the majority. She was the dissenting judge. नहीं तो 4-1 से majority बनी और ये 5 जजों की बेंच ने 2018 में जजमेंट दिया that entry into the women into the temple, Sabrimala temple, should not be banned.
ठीक है दोस्तों। और इंदु मल्होत्रा जो जजेस हैं, रिस्पेक्टेड जज, इज नॉट अगेंस्ट द इक्वालिटी ऑफ विमेन. She was dissenting not because she didn't wanted equality for women. She dissented for a different reason altogether. ये चाह रही थी कि जिस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का यूज करके ये पूरा मुद्दा उठाया है, दैट इज नॉट गुड. द अनदर थिंग शी सेड इज कि व्हाई यंग इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन is filing a petition. They are not the devotees of Lord Ayyappa. They do not know what actually is the tradition of the devotees of Lord Ayyappa. So why this kind of associations are coming forward? Should we allow such association to come forward in religious and sensitive matters? आपको एक बात बता दूं कि 2018 का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद बहुत सारे डिवोटीज लॉर्ड अयप्पा के काफी ज्यादा नाराज हुए थे, इंक्लूडिंग विमेन. और विमेन भी कह रही थी कि भाई हमारी कोर रिलीजियस प्रैक्टिस है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इट इज अवर ट्रेडिशन दैट विमेन डू नॉट गो इनटू द sanctum sanctorum or enter the temple of Lord Ayyappa between the ages of 10 and 50. But for equality, for constitutional morality, this particular organization called as the Indian Young Lawyer Association came forward and filed the petition, and Justice Malhotra has questioned it. तो आगे भी देखते हैं, ये क्वेश्चन दोबारा भी उठा. 2018 में क्या हुआ? There was a nationwide protest by the devotee of Lord Ayyappa. आप देख सकते हैं फोटो के अंदर. 50 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन फाइल हो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2018 के जजमेंट को लेके. तो 2019 में क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने? एक लार्जर बेंच बनाई. 5 जजों की बेंच ने they have delivered the judgment. Now the review petition will be heard by 9 judges bench. और वो जो पिटीशन की हियरिंग है वो अभी चल रही है. 10वां दिन निकल गया, 11वां दिन निकल गया, 12वां दिन निकल गया, और लगातार उस पे हियरिंग हो रही है. अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं उनके सामने वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी क्लियरली सेड दैट, देखिए जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन 2018 के जजमेंट में सामने आई थी, वी आर नॉट गोइंग टू रिकंसीडर इट, वी आर नॉट गोइंग टू लुक अगेन टुवर्ड्स इट. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस. और जो कुछ सामने है वो क्या है? जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट लेकर आगे बढ़ रहा है, दैट व्हाट द कोर्ट हैज टू डिसाइड इन दिस पर्टिकुलर केस आर दीज. स्कोप ऑफ रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल अ right to freely practice, profess and propagate their religion. Okay, Article 25 is very important for religious freedom of individual in our country. But कितना ज्यादा इसका स्कोप है? क्या स्टेट इंटरवीन एक्चुअली कर सकता है या नहीं कर सकता है? और प्रिंसिपल्ड इंटरवेंशन का दायरा क्या होना चाहिए, वो कोर्ट अभी कंसीडर कर रहा है. राइट ऑफ डिनोमिनेशन अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए ये डिनोमिनेशन वर्ड वापस आ गया. रिलीजियस डिनोमिनेशन जो अपने ओन अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, ये उनको फ्रीडम दी गई है आर्टिकल 26 के अंदर. वो चेक एंड रीचेक करेगा सुप्रीम कोर्ट, कितनी फ्रीडम दी जानी चाहिए, क्या एक्सेस, क्या लिमिट होना चाहिए फ्रीडम के ऊपर. ठीक है दोस्तों. और एक और क्वेश्चन, क्या अयप्पा डिवोटीज आर एक्चुअली कंसीडर्ड एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन और नॉट? ये भी एक सवाल है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोशल मोरालिटी, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि किसको प्रोमिनेंस दें, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को दें या सोशल मोरालिटी को दें. अगला, जुडिशियल रिव्यू इन रिलीजियस मैटर. हाउ मच कैन द सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर इन सच मैटर्स? Can judicial review of such a thing be done? One thing is very much sure, that the Supreme Court has not overturned the 2018 verdict of its own, but it is hearing another case, and let's see what happens. उसके पहले मैं आपको आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के बारे में कुछ दो एक बातें बताना चाहूंगा. देखिए आर्टिकल 25 gives to all the citizens, not
not all the citizen but rather to all the people. Even if some person who is an alien, who is not the citizen of India and is living in India, उस समय पर भी दोस्तों क्या होगा, रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कॉन्शियंस विल बी गिवन टू सच अ पर्सन. ठीक है दोस्तों, अगर उसका रिलीजियस कॉन्शियंस किसी भी तरह से इन्फ्रिंज हो रहा है, सो ही कैन ऑल्सो फाइल अ पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 दैट अप्लाइज टू एलियन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया. तो देखिए आर्टिकल 25 क्या बोलता है, रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, दैट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. इन तीनों को ध्यान में रखना है. एवरीबडी हैज द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन. आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रोफेस भी कर सकते हैं, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं. कहने का मतलब है आप अपने घर के अंदर इसको प्रैक्टिस करिए, खुल के बताइए कि आप किस रिलीजन के हैं और अपने रिलीजियस व्यूज को, ओपिनियंस को, टीचिंग्स को दूसरे व्यक्ति को भी बता सकते हैं. हाँ, कन्वर्जन भी करवा सकते हैं बट फोर्स्ड कन्वर्जन बिकॉज ऑफ ल्योरमेंट, दोज थिंग्स आर नॉट अलाउड. ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 25 मोटे मोटे बात पे ये चीजें बोलता है. दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता है दैट nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. कहने का मतलब है स्टेट अगर कोई लॉ बनाना चाहे तो वो बना सकता है. किस बात के पीछे, किस बात के लिए, प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स, थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ओपन करने के लिए फॉर ऑल द सेक्शंस, फॉर ऑल द क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज. देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करिए. यहां पर हिंदू टेंपल्स की बात हो रही है, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है और कह रहे हैं कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सारे ग्रुप्स के लिए, हिंदू ग्रुप्स के लिए और हिंदू सेक्शंस के लिए स्टेट ओपन कर सकता है. बिल्कुल सही बात है. बट अगर डिवोटीज ऑफ अयप्पा, लॉर्ड अयप्पा are not considered as Hindu but a separate religious denomination, तो क्या होगा, तो स्टेट की पावर यहां पर लिमिट हो जाएगी. और यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि क्या लॉर्ड अयप्पा and his devotees are to be considered a separate religious denomination or not. अगर वो separate religious denomination है तो इसका मतलब हिंदू रिलीजन में नहीं आते, और नहीं आते तो जो पावर ये आर्टिकल देता है स्टेट को to open all Hindu religious institution for all the section including women, that power will not be given to the state. एक तो ये सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है. आगे देखते हैं आर्टिकल 26 क्या बोलता है. देखिए पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये तीनों अफेक्ट नहीं होने चाहिए. और अगर ये तीनों अफेक्ट नहीं हो रहे हैं सो ऑल द रिलीजियस डिनोमिनेशन can manage its own affair. और भी चीजें कर सकते हैं but this is important to us, can manage its own affair. अब मैनेजमेंट ऑफ ओन अफेयर का मतलब क्या है? It can also ban women between the age of 10 and 50 to enter religious place such as the Sabarimala temple, such as the temple where the Lord Ayappa is placed. It is managing its own affair. So अगर लॉर्ड अयप्पा के डिवोटी आर कंसीडर्ड टू बी अ सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो सबसे पहले तो हिंदू की डेफिनेशन से बाहर और स्टेट की जो पावर है टू ओपन अप फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ हिंदूज, द हिंदू रिलीजियस प्लेसेस, वो अप्लाई नहीं होती. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इट कैन मैनेज इट्स ओन अफेयर, सो इट इज वेरी मच फ्री. इट इज वेरी मच फ्री टू मेक एनी काइंड ऑफ रूल एंड रेगुलेशन फॉर their own religion, for their own belief, which includes that the women entry must not be allowed. तो आई होप ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस आप समझ गए. अब देखिए ये एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है. रिलीजियस डिनोमिनेशन सबसे पहले तो एक कॉमन फेथ होना चाहिए. ठीक है दोस्तों. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. और तीसरी चीज अ डेजिग्नेशन और अ डिस्टिंक्टिव नेम. ये तीन चीजें अगर हैं तो आप रिलीजियस डिनोमिनेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं. देखिए, अब मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे गौड़ा सरस्वत ब्राह्मण्स, दे वर ओरिजिनली फ्रॉम कश्मीर एंड हैव माइग्रेटेड ऑल द वे डाउन साउथ.
They are considered as a separate religious denomination. Ramakrishna Mission, because it's a common faith and it's a distinct faith from religion Hindu. A common organization it has, yes, and a distinctive name it has. It's a religious denomination. Anand Marg, religious denomination. Bohra Samaj, religious denomination. Chishti Sufis, religious denomination. कुछ अलग फेथ है और इंडिविजुअल्स के बीच वो कॉमन फेथ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक डिस्टिंक्ट नेम है. देन यू कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन. अब देखना है वेदर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड अयप्पा कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन और नॉट. मैंने आपको बता दिया, मैं फिर बता देता हूं. अगर वो रिलीजियस डिनोमिनेशन घोषित हो जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठेगा कि वो तो अपने अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं और इस आर्टिकल 26 पर इक्वालिटी का प्रिंसिपल उतना ज्यादा लागू नहीं होता जितना आर्टिकल 25 पर होता है. आर्टिकल 25 पे इक्वालिटी का प्रिंसिपल आर्टिकल 14, फ्रीडम का प्रिंसिपल आर्टिकल 19, दोनों बहुत ज्यादा लागू होते हैं. बट यहां पर सब्जेक्शन क्या है? Religious denomination can manage its own affair and they have to keep in mind only three things: public order, morality and health. In order to manage its own affair, if it is infringing the principle of equality, it is allowed to do so. जिस क्वेश्चन को भी सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा है, तो अभी कुछ भी फाइनल नहीं है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है. देखिए ये कुछ डिबेट्स हैं जो मैं आपको बता दूं. लोकस स्टैंडाई ऑफ पीआईएल, किसने पीआईएल दायर की है? इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन ने. क्वेश्चन ये खड़ा करा गया है कि भाई व्हाट इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन हैज टू डू दे इवन अंडरस्टैंड व्हाट द डिवोटीज वांट? तो आप डिवोटीज के बिहाफ पे किस तरह से आके क्यों आप बोल रहे हो कि डिवोटीज जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है एंड इक्वालिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ काम हो रहा है, उनकी पब्लिक एंट्री को बैन कर दिया जा रहा है. व्हाई आर यू सेइंग दिस थिंग? व्हाट इज द लोकस स्टैंडाई? हाउ आर यू अ अफेक्टेड पार्टी? पीआईएल्स में जनरली सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछता नहीं है. पीआईएल्स में हमेशा ऐसा होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज फाइल्ड बाय सम अदर पर्सन, अ थर्ड पार्टी, जो कि कोई लॉयर हो या फिर कोई सोशल एक्टिविस्ट हो. बट हेयर सुप्रीम कोर्ट हैज एक्चुअली क्वेश्चन द लोकस स्टैंडाई. और दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोशल मोरालिटी. देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो कहती है कि इक्वालिटी मस्ट बी मेंटेन्ड, लिबर्टी फ्रीडम मस्ट बी देयर, फ्रीडम टू एंटर द टेम्पल मस्ट बी देयर. बट सोशल मोरालिटी क्या कहती है दोस्तों? नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड. तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है भैया मोरालिटी वर्ड जो है, यहां पर जगह जगह मोरालिटी वर्ड लिखा हुआ है. आर्टिकल 25 में मोरालिटी है, आर्टिकल 26 में मोरालिटी है. ये मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है या सोशल मोरालिटी है? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है तो इक्वालिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, इसका साफ मतलब है women must not be banned from entering the temple. But if it is a social morality case, then in that scenario आपको सोशल ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना होगा. सो सुप्रीम कोर्ट इज क्वेश्चनिंग वेदर दिस मोरालिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सोशल मोरालिटी. ये क्वेश्चन को एग्जामिन किया जा रहा है. तो देखते हैं कि जो 9 जज बेंच बैठी हुई है क्या निकल कर आता है जजमेंट के डे पर, क्या समझ में आता है. एंड हियरिंग हैज बिगन ऑन 7th of April under and led by the Chief Justice of India सूर्यकांत. एंड सूर्यकांत जी ने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम और कर दिया है. इसमें सिर्फ ये मुद्दा सिर्फ सबरीमाला टेम्पल तक अब लिमिटेड नहीं है. बट आप देखिए, मुस्लिम विमेन्स एंट्री इनटू मॉस्क, राइट्स ऑफ द पारसी विमेन, दाऊदी बोहरा रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एवरीथिंग हैज कम इनटू क्वेश्चन. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अब हम सबके ऊपर जांच पड़ताल करेंगे. द कोर्ट इज एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल दैट मे अफेक्ट ऑल दीज पीपल ऑल्सो.
तो सबरीमाला का जो इशू है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, वो सिर्फ सबरीमाला तक ही उसका इंपैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे. द इंपैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस मे गो बियॉन्ड इट्स बाउंड्री, may also affect some other religious practices or religious denomination. The final ruling could redefine religious freedom across all faiths in India. It can be a very important constitutional matter in our country and a very important constitutional development in our country. तो आप सब इस चीज पर नजर रखिए दोस्तों. वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको सारी चीजें समझ में आई? क्या चीज समझ में नहीं आई? किस चीज पर हम दोबारा वीडियो बना सकते हैं? वो सब आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.